नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अमित सिंह आज फिर एक नए वीडियो के साथ आप सबके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। और हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे मिस्र की सभ्यता के सामाजिक संगठन के बारे में। और जैसा कि मैंने पूर्व में बहुत सारे लेक्चर इससे संबंध में दिए हैं, और हम लोगों ने मिस्र की सभ्यता को समझने के लिए मिस्र की भौगोलिक स्थिति को समझा, हमने फ़राओं के राजनीतिक डेवलपमेंट को समझा, और पिछले लेक्चर में सामाजिक संगठन के बारे में बात की। आज हम लोग बात करेंगे आर्थिक संगठन के बारे में, और देखने की कोशिश करेंगे कि मिस्र में क्या आर्थिक व्यवस्था थी और किस तरीके से मिस्र की स्थिति एक बेहतर सभ्यता के तौर पर विश्व में दिखाई पड़ती है। क्योंकि आर्थिक व्यवस्था का बहुत अधिक प्रभाव सभ्यता के प्रस्फुटन या उसके विकसित स्वरूप को दर्शाने में दिखाई पड़ता है। क्योंकि अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था बेहतर नहीं होगी तो उस देश में हो रहे क्रियाकलाप जो कि भौतिकवादी स्वरूपों के तौर पे दिखाई पड़ते हैं वो बहुत निम्नतर दिखाई पड़ेंगे। और जितनी बेहतर और जितनी समृद्धशाली आर्थिक व्यवस्था दिखाई पड़ेगी उतनी ही ज़्यादा भौतिकवादी व्यवस्था और उतने ही ज़्यादा भौतिकवादी स्वरूप उस सभ्यता के एक तरीके से दिखाई पड़ेगा, सभ्यता के अंतर्गत दिखाई पड़ेगा। तो मिस्र, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मिस्र एक ऐसा देश रहा है, मिस्र की एक सभ्यता उस दौर में विश्व की प्रमुख सभ्यताओं में गिनी जाती रही और बहुत समृद्धशाली सभ्यता के तौर पर इसको देखा जाता रहा है। और इनके द्वारा, इनके शासकों के द्वारा बनवाए गए पिरामिड आज भी विश्व के अजूबों में शामिल है। और इन पिरामिडों के पीछे कहीं ना कहीं मिस्र की वो आर्थिक व्यवस्था थी जिसके कारण इतने विशाल पिरामिड, मंदिर और कलाकृतियाँ बन करके आ पाईं। अगर आर्थिक रूप से मिस्र के लोग धनी ना होते या समृद्धि ना होती तो शायद इतने विशाल पिरामिड, मंदिर और विभिन्न कलाकृतियाँ जो कि आज विश्व के अजूबों में शामिल हैं वो उनका निर्माण ना हो पाता। और इसकी आर्थिक व्यवस्था की जो सबसे प्रमुख रीढ़ है, जिसे हम बोलेंगे बैकबोन ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इजिप्टियन सिविलाइजेशन, वो है नील नदी के संदर्भ में भी हम लोगों ने बात किया था। और नील नदी को मिस्र के वरदान के तौर पर जाना जाता है। ये हम लोग अक्सर बात करते हैं जब भी मिस्र की सभ्यता को पढ़ते हैं कि नील नदी इतनी महत्वपूर्ण थी, और नील नदी के इतने महत्वपूर्ण होने के कारण मिस्र में वो सारी सुख सुविधाएं थी जो कि विश्व की सब प्रमुख सभ्यताओं में, हमें ज़्यादातर प्रमुख सभ्यताओं में हमें दिखाई पड़ता है। तो नील नदी के संदर्भ में भी हम लोगों ने बात किया था कि नील नदी जो है मिस्र के दक्षिण से निकलती है, विक्टोरिया झील से उसकी उत्पत्ति होती है, और वहाँ से निकलने के पश्चात 3 धाराओं के साथ वो मिस्र में प्रवेश करती हैं, वाइट नील और अजबेस्तर। ये तीनों मिल करके जो है एक संपूर्ण नील का निर्माण करती है। और वो नील नदी अपने पूरे वेग के साथ, अपने पूरे अवसादी तत्व के साथ मिस्र में प्रवेश करती है। और जब मिस्र में प्रवेश करती है तो मिस्र के एक लंबे भूभाग को प्रभावित करती है, और उन भूभागों में वो सारी अनुकूल परिस्थितियां प्रदान कर देती हैं जिनके माध्यम से एक बेहतर कृषि का कार्य किया जा सकता है। और इसीलिए मिस्र की आर्थिक व्यवस्था में जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वो मिस्र की कृषि को माना जाता है, कृषि कर्म को माना जाता है। और ये मिस्र में मान्यता रही है सभ्यता के दौरान कि उस दौर में नील नदी जो अपने द्वारा बाढ़ के दौरान उपजाऊ मिट्टी को लेकर के आती थी और मिस्र के उस पूरे क्षेत्र में, नदी के आसपास के क्षेत्रों में फैला देती थी। और फैलाने के पश्चात जब पानी नीचे उतर जाता था उसके बाद वहाँ पर कृषि का कार्य प्रारंभ होता था। और कृषि का कार्य भी वहाँ पर प्रारंभिक दौर में ज़्यादातर जानवरों के माध्यम से होता था। और ऐसी मान्यता थी कि सूअर, बकरी और भेड़ों को उन दलदली ज़मीनों पर दौड़ा दिया जाता था, और उनके खुरों के माध्यम से वहाँ पर जो छेद बन जाते थे, जो गड्ढा बनता था, उसी पर बीजों को छिड़क दिया जाता था। और छिड़कने के पश्चात वहाँ पर बीज से फसल का उत्पादन हो जाता था, और उस फसल को बाद में कटाई और मड़ाई और विभिन्न जो भी चरण है उसको करने के बाद वह अपनी आर्थिक व्यवस्था में उसको शामिल करते थे। और हमेशा से जब भी आप सभ्यताओं को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ पे भी फसल और उत्पादन होता है वो फसल और उत्पादन अधिशेष उत्पादन में जब तब्दील हो जाता है तो नगरीय और शहरी व्यवस्था
की सुदृढ़ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वही एक सभ्यता को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जब इस तरीके से जो उपजाऊ मिट्टी थी वहाँ पर कृषि का कार्य किया जा रहा था, तो कृषि के कार्य के फलस्वरूप वहाँ पर अधिशेष उत्पादन हो रहा था, और वो जो अधिशेष उत्पादन है वो भूमिका निभा रहा था व्यापार वाणिज्य में, और व्यापार वाणिज्य को प्रशस्त करने के साथ देश की आर्थिक व्यवस्था भी प्रशस्त हो रही थी। तो कृषि एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे वो कोई भी सभ्यता हो उसकी आर्थिक व्यवस्था के लिए। तो यहाँ पे भी कृषि का बड़ा महत्व था, और भूमि में इस तरीके से छिड़काव के माध्यम से जानवरों के खुरों से जो छेद बनते थे उसमें बीजों को फेंक करके कृषि का कार्य किया जाता था। बाद में हल के प्रयोग के भी साक्ष्य मिलते हैं कि हल का प्रयोग भी कृषि कार्य के लिए किया जाने लगता है। साथ ही साथ जल की निकासी के लिए भी मेड़ वगैरह वो लोग बनाते थे, और साथ साथ ढेकुली मतलब एक टोकरी के माध्यम से जलों का छिड़काव भी वो लोग करते थे। इसके अलावा जो प्रमुख कृषि उत्पादन है, कौन कौन सी फसलें होती थी उसके संदर्भ में हम देखें तो प्रमुख रूप से गेहूं, जौ, मटर और दलहन तिलहन की फसलें, फलों के रूप में जैतून, खजूर और अंगूर की खेती प्रमुख रूप से होती थी। और इस मिस्र की जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें जो मिस्र के कृषक हैं उनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऐसा माना जाता है कि मिस्र के कृषक बहुत ही परिश्रमी थे, और उनके परिश्रम का ही परिणाम था कि मिस्र में एक बेहतर आर्थिक व्यवस्था दिखाई पड़ती है, और उस आर्थिक व्यवस्था का आधार था कृषि कार्य। लेकिन एक और चीज़ है जो इसके संदर्भ में हमें दिखाई पड़ती है, वो ये कि यहाँ पे जो कृषि कार्य हो रहा था, जो कृषक थे उनकी स्वयं की वो भूमि नहीं थी, वह भूमि राज्य की थी, और राज्य कृषि कार्य करने के लिए उनको भूमि प्रदान करता था, और उनके भूमि में जो उत्पादन होता था उसके माध्यम से कर एकत्रित करता था, और उपज का 10 से 20% तक का कर 20% तक का कर जो है वो राज्य को कृषक के द्वारा दिया जाता था, जिसके माध्यम से देश में आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो रही थी। फराओं के पास ये जाता था सामंतों और प्रांतपतियों के माध्यम से, और फिर जा कर के भंडारण में एकत्रित होता था। और अगर हम सभ्यता के पैमाने में देखें तो सभ्यता ऐसे जगह को भी कहा जाता है जहाँ पर कर के माध्यम से संग्रहण हो, और संग्रहण के माध्यम से ऐसे लोग जो कि कृषि कार्य में संलग्न ना हो उनकी आपूर्ति का कार्य किया जाए। क्योंकि एक स्वाभाविक सी बात है कि अगर किसी नगर की व्यवस्था है तो नगर में सभी लोग कृषि का कार्य कर रहे होंगे, ऐसा संभव नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आश्रित रहते हैं, वो दूसरे कार्यों को पूर्ण करते हैं, दूसरे कार्यों के माध्यम से अपनी जीविका को चलाते हैं। लेकिन खाद्यान्न ऐसी सामग्री है जिसकी आवश्यकता सभी के लिए पड़ती है। तो खाद्यान्न का जो अधिशेष उत्पादन है वो राज्य की निगरानी में संग्रहण में रखा जाता है, और उसी संग्रहण के बाद धीरे धीरे वितरण उसका होता रहता है ताकि नगरीय व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। तो इनके कृषकों के द्वारा जो कृषि कार्य हो रहा था और उनसे जो परसेंटेज मिल रहा था, कर मिल रहा था 10 to 20%, वह राज्य के संरक्षण में संग्रहण करके बाद में वितरण की व्यवस्था की जाती थी। तो कृषि महत्वपूर्ण थी। कृषि में जैसा कि मैंने बताया कि सिंचाई वगैरह की व्यवस्था भी यहाँ पे दिखाई पड़ती है, और इसी कारण इतनी उन्नत कृषि यहाँ पर हो रही थी। साथ ही साथ इनकी अर्थव्यवस्था का एक और प्रमुख आधार था, वो था इनका पशुपालन। तो पशुपालन के रूप में जो प्रमुख पशु थे उसमें गाय, बैल, भैंस, बकरी, हिरण, सूअर, खच्चर, घोड़े तथा बंदर प्रमुखता से पाले जाते थे। और बैलों का जो प्रयोग है वो हल के जो खींचने के रूप में उनका प्रयोग किया जाता था, और कहीं कहीं पे बंदरों की भी सहायता ली जाती थी। और जैसा कि हमने पूर्व में बात की कि कृषि कार्य करने के लिए भेड़ और सूअरों का भी सहारा लिया जाता था, उन्हें दलदली भूमि पे दौड़ा दिया जाता था, और दौड़ाने के पश्चात उनके खुरों से बने हुए जो छेद थे उनमें बीजों को रोपित कर दिया जाता था। भेड़ों का भी ये लोग उत्पादन मतलब उनका भी पालन कर रहे थे, और उनके माध्यम से ऊन एकत्रित कर रहे थे, जिसका प्रयोग बाद में वस्त्रों के निर्माण में किया जा रहा था। साथ ही साथ ये ऐसे जानवर थे जिनके माध्यम से कृषि तो हो ही रही थी, और इनके मांस से जो है इनकी भोजन व्यवस्था भी बन रही थी। क्योंकि
अगर हम इनकी भोजन व्यवस्था के संदर्भ में देख लें तो देखेंगे तो मांसाहार शाकाहार दोनों का प्रयोग मिस्र के लोग कर रहे थे। और साथ ही साथ गाय वगैरह ऐसे पशु हैं जो कि दुग्ध के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो मांस, दुग्ध और भोजन, दलहन तिलहन की फसलें जिनके माध्यम से इनका जीवन चल रहा था, और यही शाकाहार और मांसाहार इनकी भोजन प्रणाली की प्रमुख व्यवस्था थी। इसके बाद एक और जानवर है जिसके संदर्भ में इनको जानकारी होती है और थोड़ा सा बाद में होती है, और उसके बाद वो जानवर इनकी सेना का एक प्रमुख स्तंभ भी बन जाता है, और वो जानवर है घोड़ा। जब हिक्सस आते हैं यहाँ पर मिस्र में और लंबे समय तक अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं, तो हिक्सस जो है घोड़े और ऊँट को लेकर के साथ में आते हैं। तो उनके आने के बाद जो है वो घोड़े और ऊँट का प्रयोग मिस्र में होने लगता है। घोड़े इनकी सेना का प्रमुख पार्ट भी बन जाते हैं, सेना में घोड़ों का प्रयोग भी किया जाने लगता है। तो घोड़े और ऊँट बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं अंततः मिस्र के लोगों के लिए। इसके अलावा मुर्गी पालने, मछली पालने और पशुओं का शिकार का प्रचलन भी यहाँ पर दिखाई पड़ता है। और मछली को पकड़ने के लिए मुख्यतः जाल भी ये लोग बना रहे थे, ऐसे जाल के साक्ष्य भी हमें दिखाई पड़ते हैं। तो कृषि एक बहुत महत्वपूर्ण उपक्रम था, और बाद में पशुपालन। इसके बाद ये उद्योग धंधे भी कर रहे थे, जैसे कि सभ्यता का एक प्रमुख आधार स्तंभ उद्योग धंधे और व्यापार वाणिज्य को भी माना जाता है, क्योंकि जिन स्थानों पर उद्योग धंधे और व्यापार वाणिज्य होते रहते हैं उन्हें नगर या सभ्यता के तौर पर देखा जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि मिस्र में भी उद्योग धंधे हो रहे थे। और वो उद्योग धंधे किस पे हो रहे थे? मिस्र में एक चीज़ है, मिस्र में प्रमुखतः खनिज पदार्थों और कीमती पत्थरों और इमरती लकड़ियों, इमरती लकड़ी मतलब ऐसी लकड़ियाँ जिनका प्रयोग जलाने के लिए किया जाता हो या भवन निर्माण वगैरह के लिए किया जाता हो, ऐसी लकड़ियों की बहुत कमी दिखाई पड़ती है। क्योंकि अगर मिस्र की ज्योग्राफी को देखें तो मिस्र में ज़्यादातर पार्ट जो है वो रेगिस्तान का है और नदी के आसपास का इलाका है, थोड़ा सा पठारी इलाका भी है। तो जो संसाधन है उनकी थोड़ा सा कमी दिखाई पड़ती है। तो इस कमी के बावजूद जो है यहाँ पर कोई विशेष उद्योग धंधों में कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती, और विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे यहाँ पर विकसित दिखाई पड़ते हैं, जिनमें वस्त्रों उद्योग, भांडों उद्योग, कौन कौन से? वस्त्रों उद्योग, भांडों उद्योग, प्रमुख रूप से किया जा रहा था। वस्त्रोद्योग मतलब वस्त्र का उद्योग वहाँ पर प्रमुख रूप से किया जा रहा था, वस्त्रों का निर्माण और उनको बेचना खरीदने का कार्य वहाँ पे हो रहा था। भांडों उद्योग मतलब भांड, बर्तन बनाए जा रहे थे, बर्तनों की भी खरीद फरोख्त हो रही थी। साथ ही साथ धातु उद्योग भी हो रहा था, धातु उद्योग भी था। और क्या था? इसके अलावा जहाज, जलपोत उद्योग, जलपोत उद्योग बहुत प्रमुख था इनका। धातु उद्योग भी था, सोने चांदी जैसे जो धातु थे उनके भी चीज़ें बन रही थी, वस्तुएं बन रही थी, उनकी भी खरीद फरोख्त हो रही थी। और साथ ही साथ जलपोत, जहाज का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा था, और ये एक बहुत प्रमुख व्यवसाय था, उद्योग था वहाँ के लोगों के लिए। इसके अलावा जो है वो पतले धागे की सहायता से पतले वस्त्र वो बना रहे थे, साथ ही साथ कताई बुनाई का कार्य भी हो रहा था महिलाओं के द्वारा। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के आकर्षक मृदुभांड भी ये लोग बना रहे थे। मृदुभांड इनके उद्योग धंधों में बहुत प्रमुख चीज़ दिखाई पड़ती है। साथ ही साथ कॉफ़िन बनाने की जो उद्योग धंधे हैं वो भी बहुत फेमस थे। जैसा कि हम पूर्व में बात कर रहे थे, कॉफ़िन का प्रयोग ये लोग करते थे अपने लोगों को दफनाने के लिए, और उन्हीं कॉफ़िन्स में मम्मी को रख करके बाद में मम्मी, जो कि हम लोग बात कर रहे थे कि मम्मी अपने जो फ़रव थे उनको कपड़े में लपेट दिया जाता था एक तरल पदार्थ लगा करके, और बाद में उसको मम्मी कहा जाता था, और उसको कॉफ़िन में रख करके वो पिरामिडों में रख देते थे। तो जो कॉफ़िन बनाने की जो कला है वो भी बहुत प्रमुख कला के तौर पर यहाँ दिखाई पड़ती है। इसके अलावा जो मुकुट था, उस मुकुट को जो फ़रव पहनता था, उस मुकुट को बनाने की जो कला और उद्योग थे वो भी बहुत फेमस यहाँ पर दिखाई पड़ता है। एक बहुत प्रमुख उद्योग के तौर पर इनको भी देखा जाता है। साथ ही साथ सोनार थे, बहुत अच्छे अच्छे सोनार थे जो कि सोने के आभूषण बना रहे थे। साथ ही साथ अस्त्र शस्त्र बनाने वाले भी बहुत सारे लोग थे।
जिनके माध्यम से अस्त्र शस्त्र भी बनाया जा रहा था। उसके अलावा मिट्टी के बर्तन तो बन ही रहे थे, साथ ही साथ धातु के बर्तन भी बनाए जा रहे थे। और उसके अलावा जो बाज़ार था, यहाँ पे बहुत व्यस्त बाज़ार का एक चित्र मिस्र की दीवारों पर अंकित दिखाई पड़ता है, जहाँ पे लोग खरीद फरोख्त का कार्य कर रहे थे। उद्योगशाला, बहुत विकसित उद्योगशाला भी यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। साथ ही साथ इनके एक निरीक्षक के संदर्भ में भी जानकारी मिलती है कि एक अधिकारी था जो कि इनका निरीक्षण करता था उद्योगशालाओं की, और श्रमिकों के बीच में भी एक सामंजस्य स्थापित करता था। श्रमिक और जो प्रमुख शिल्पकार और उनके जो व्यापारिक गतिविधियां थी और जो जिस श्रमिकों का उपयोग लिया जा रहा था, उनके बीच में ये अधिकारी जो है एक तरीके से कड़ी का रूप निभाते थे और उनके श्रम को दिलवाने का भी कार्य करते थे। तो इस तरीके से उद्योग धंधे भी इनकी अर्थव्यवस्था का एक बहुत प्रमुख आधार दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद व्यापार वाणिज्य के संदर्भ में अगर हम बात करें तो मिस्र में व्यापार वाणिज्य भी बहुत प्रमुख रूप से दिखाई पड़ता है। आंतरिक और बाह्य दोनों तरीके के व्यापार मिस्र के लोगों के द्वारा किए जा रहे थे, और मिस्र का जो भौगोलिक परिवेश है वो इसको सुरक्षित भी करता है और यातायात के साधनों को सुगम भी बनाता है। नील अपने आप में एक बहुत प्रमुख नदी थी जिसके माध्यम से यातायात सुचारू रूप से चल रहा था, और उसी यातायात के माध्यम से मिस्र के विभिन्न भागों में, आंतरिक भागों में, विभिन्न नोमों में व्यापारिक गतिविधियां हो रही थीं। साथ ही साथ बाह्य व्यापार भी हो रहा था समुद्री मार्गों के द्वारा, और अक्सर जो आंतरिक व्यापार था वो अदला बदली के माध्यम से हो रहा था, जिसको हम वस्तु विनिमय कहते हैं। और सोने चांदी के निश्चित भार की अंगूठियों के लेन देन के माध्यम से भी ये व्यापार का कार्य हो रहा था। और बाद में जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उनके लिए रसीद, आदेश, लिखित अनुबंध व दस्तावेज आदि का प्रयोग भी किया जाने लगा था। और धीरे धीरे जैसे जैसे व्यापारिक गतिविधियां आगे बढ़ती हैं तो नगद और विनिमय की जो प्रणाली है वो नगद प्रणाली के तौर पर भी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। और विदेशी व्यापार भी बहुत प्रतिष्ठित था, और इसके संदर्भ में ये बात विभिन्न इतिहासकारों ने कही है कि भूमध्य सागरीय प्रदेशों, नूबिया और एशिया माइनर और भारत से इनका बाह्य व्यापार चल रहा था। प्रारंभिक काल में मिस्र में भूमध्य सागर के क्षेत्रों से भांड, बर्तन खरीदे जा रहे थे। सिनाई से नीलमणि और नूबिया अथवा एशिया माइनर या भारत से स्वर्ण व एशिया माइनर से चांदी मंगाई जाती थी। और जो प्रथम राजवंश था वो भूमध्य सागर देशों से टिम्बर का आयात करने लगा था, और गेहूं, वस्त्र और बर्तनों का निर्यात यहाँ से किया जाता था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आंतरिक व्यापार तो हो ही रहा था, साथ साथ बाह्य व्यापार भी एशिया माइनर, भारत और नूबिया और भूमध्य सागरीय प्रदेशों के साथ दिखाई पड़ता है, जो कि इनकी अर्थव्यवस्था को एक मूल आधार भी प्रस्तुत करता है। इसके बाद मिस्री संगठन, जो आर्थिक संगठन था, उसमें कहीं दोष भी दिखाई पड़ता है, और इसका परिणाम मिस्र के बाद के समय में भी दिखाई पड़ता है। बाद में जब सामंत काल आ जाता है तो क्या होता है, फ़राओ की स्थिति में कमी, फ़राओ की जो आर्थिक स्थिति है उसमें कमी आती है, और उसका परिणाम मिस्र की सभ्यता में भी दिखाई पड़ता है। और जब हम मिस्र के विभिन्न कालों को समझ रहे थे तो हमने देखा था कि मिस्र 4 प्रमुख काल मिस्र में दिखाई पड़ते हैं। एक है प्राग राजवंशी, जिसको कि राजवंश के पूर्व का काल माना गया है। दूसरा है प्राचीन राज्यकाल, तीसरा है मध्य राज्यकाल, और चौथा है सामंत राज्यकाल। तो आर्थिक व्यवस्था में दिक्कत क्या थी? वो दिक्कत ये थी, क्योंकि हम बात करें प्राचीन राज्यकाल से, क्योंकि उसी समय से राजवंशी व्यवस्था आती है, उसी समय से फ़राओ आते हैं, उसी समय से राज्य के अधीन भूमि हो जाती है और उन भूमियों को किसानों को दिया जाता रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे जो व्यवस्था थी वो ये थी कि केंद्रीय और प्रांतीय 2 तरीके के प्रशासन मिस्र में कार्य कर रहे थे प्राचीन राज्यकाल में, जिसमें केंद्रीय प्रशासन या दोनों प्रशासनों का जो मुखिया था वो फ़राओ था, और केंद्रीय प्रशासन प्रांतीय प्रशासन के माध्यम से संचालित हो रहा था। जो भी गतिविधियां आ रही थी, जो भी आर्थिक गतिविधियां थी, उसमें प्रांतों का बड़ा महत्व था, क्योंकि जो भूमि थी, जो प्रांतीय भूमि दी गई थी लोगों को, किसानों को, उन भूमि के माध्यम से जो कर मिल रहा था, उस कर को एकत्रित करने वाला जो व्यक्ति था वो प्रांतपति था, गवर्नर था,
और वही गवर्नर, सामंत और जगीरदार के तौर पे बाद में दिखाई पड़ने लगता है। और उसके माध्यम से जो सारा पैसा था वो फ़रों के पास जा रहा था। तो राज्य के पास, राज्य के संरक्षण में भूमि थी। तो क्या हुआ, धीरे धीरे जब करों को ज़्यादा लिया जाने लगा सामंतों के माध्यम से, तो क्या हुआ, किसानों की रुचि भी धीरे धीरे भूमि पर हटने लगती है और वो कृषि कार्य में उतना ज़्यादा संलग्न नहीं होते, उतनी रुचि नहीं दिखाते। तो इससे आर्थिक व्यवस्था में कमी आने लगती है। और बाद के वर्षों में जो प्रांतपति जिनका अधिकार था भूमि पे, जो किसानों से काम करवा रहे थे, वो सारा कर जो है राजा तक, फ़रों तक पहुंचाना भी छोड़ देते हैं। और इसकी वजह से मध्य राज्यकाल तक आते आते फ़रों की स्थिति में कमी आती है, फ़रों आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। और यही वजह है कि प्राचीन राज्यकाल में पिरामिड और मंदिर अधिक मात्रा में बनाए गए हैं। बाद में मध्य राज्यकाल में इन गतिविधियों पे थोड़ा सा कमी आ जाती है और स्थिति कमज़ोर हो जाती है मध्य राज्यकाल में। और उसी का फ़ायदा उठाकर हिक्सस जैसी बाहरी जनजाति यहाँ पर आकर के रुक जाती है। बाद में साम्राज्य काल में फिर व्यवस्था की बहाली होती है और ये जो भूमि है, धीरे धीरे अब इन भूमियों को किसानों को ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया जाता है। तो एक बार जब आर्थिक रूप से एक दौर में धीरे धीरे कमजोरी आ जाती है, जिसका परिणाम बाद में इसकी दुर्बलता से भी देखा जाने लगता है, मिस्र की व्यवस्था में गड़बड़ी आती है। तो बाद में साम्राज्य काल में वो गड़बड़ी सुधरती है, लेकिन उसके पश्चात यूनान यहाँ पर हावी हो जाता है और 332 में यूनानियों के पास व्यवस्था चली जाती है। तो इस तरीके से आर्थिक व्यवस्था का भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल दिखाई पड़ता है मिस्र की सभ्यता में, और उसी के संदर्भ में आज हम लोगों ने बात की। अगले लेक्चर में हम लोग मिस्र के सांस्कृतिक पक्ष के संदर्भ में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग मिस्र के धर्म को देखेंगे और जो बौद्धिक उपलब्धियां मिस्र सभ्यता में दिखाई पड़ती है उसके संदर्भ में हम लोग विस्तार से जानकारी लेंगे, जिसमें कि कला में स्थापत्य, विज्ञान की उपलब्धियां और भी विभिन्न प्रकार की उपलब्धियां, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे खगोल विज्ञान के, चाहे कैलेंडर निर्माण के, चाहे ज्यामितीय संरचनाओं के, ज्यामिति के ज्ञान के। तो बहुत सारी बातों पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी के लिए, आज के लिए बस इतना ही। और मैं फिर से याद दिला दूं कि उड़ान द फ्लाई के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं और आशा करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे देख रहे होंगे और लाइक कर रहे होंगे, कमेंट कर रहे होंगे। और आपके कमेंट बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स के माध्यम से ही मुझे समझ में आता है कि मैं किस तरीके से आप सबके सम्मुख प्रस्तुत हो रहा हूं और क्या क्या ज़रूरत है इम्प्लीमेंटेशन की, क्या और सुधार की आवश्यकता है। और जैसे जैसे ये सुधार होता जाएगा और बेहतर तरीके से आप सबको इस ज्ञान का जो प्रेषण है वो प्राप्त होता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे दूसरे लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।